हेलो, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। इस लेक्चर में हम डी ब्रोगली सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। बोर के परमाणु मॉडल की कमियों को ध्यान में रखते हुए परमाणु के और अधिक उपयुक्त व सरल मॉडल के विकास के प्रयास किए गए। इस प्रकार जो मॉडल विकसित हुआ उसे हम परमाणु का क्वांटम यांत्रिकी मॉडल कहते हैं। क्वांटम यांत्रिकी मॉडल के विकास में दो बिंदुओं का योगदान रहा। नंबर एक, डी ब्रोगली का सिद्धांत। नंबर दो, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। इस लेक्चर में हम डी ब्रोगली के सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें हम ले रहे हैं डी ब्रोगली का सिद्धांत। अर्थात द्रव्य का द्वैत व्यवहार। डी ब्रोगली का सिद्धांत कहे या द्रव्य का द्वैत व्यवहार कहे, सेम चीज है। डी ब्रोगली के अनुसार द्रव्य की प्रकृति द्वैत होती है, अर्थात द्रव्य कणीय प्रकृति के साथ साथ तरंगीय प्रकृति भी रखता है। यहां पर जो द्रव्य है उसको हम अंग्रेजी में मैटर या पदार्थ भी कहते हैं। आप ये नहीं सोचे कि ये द्रव है, द्रव होता है पदार्थ की अवस्था, जबकि द्रव्य का मतलब है पदार्थ। तो डी ब्रोगली के अनुसार द्रव्य की प्रकृति, जिस प्रकार हमने विद्युत चुंबकीय विकिरण में कहा था कि विद्युत चुंबकीय विकिरण की प्रकृति द्वैत होती है, तरंगीय और कणीय, उसी प्रकार द्रव्य की प्रकृति भी द्वैत होती है। अर्थात द्रव्य कणीय प्रकृति के साथ तरंग प्रकृति भी रखता है। नंबर एक हम ले रहे हैं तरंगीय प्रकृति। जब द्रव्य की प्रकृति तरंग होती है तो ऊर्जा हम प्लांक समीकरण से देते हैं। तो जब द्रव्य की प्रकृति तरंगीय हो तो द्रव्य की जो ऊर्जा है, ऊर्जा प्लांक समीकरण से दी जाती है या के अनुसार होती है। और हमें पता है कि प्लांक समीकरण क्या है, E इक्वल टू एच वी, जहां पर E एनर्जी, H प्लांक नियतांक और V क्या है, वेग। नंबर दो, कणीय प्रकृति। जब द्रव्य की प्रकृति कणीय हो तो ऊर्जा आइंस्टीन समीकरण से दी जाती है।
जब द्रव्य की प्रकृति कणीय हो तो ऊर्जा आइंस्टीन समीकरण के अनुसार होती है या आइंस्टीन समीकरण से दी जाती है। ये कर लेते हैं। और आइंस्टीन समीकरण क्या है? E बराबर एम सी स्क्वायर, या E एनर्जी है, m जो कण है उसका द्रव्यमान है, और c है वेलोसिटी ऑफ लाइट, प्रकाश का वेग। लेकिन क्योंकि द्रव्य की प्रकृति द्वैत होती है, तो ये जो दोनों इक्वेशन है, ये इक्वेशन हमें तरंगीय प्रकृति की ऊर्जा बता रही है, ये इक्वेशन हमें कणीय प्रकृति की ऊर्जा बता रही है। तो क्योंकि द्रव्य की प्रकृति द्वैत होती है, तो दोनों समीकरण क्या हो जाएगी? इक्वल। द्रव्य की प्रकृति द्वैत होती है, अतः दोनों इक्वेशन बराबर हो जाएगी, यानी जो एच गुणा वी है ये बराबर हो जाएगा एम सी स्क्वायर के। और हमें पता है कि जो वी है ये वी बराबर किसके होता है? सी अपॉन लेमडा बराबर एम सी स्क्वायर, क्योंकि जो वी है ये किसके बराबर होता है? सी बटा लेमडा। ये सी से सी कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा इधर एच बटा लेमडा बराबर एम सी। यदि हम सी की जगह यानी प्रकाश के वेग की जगह कण का वेग ले लें, देखो इसको पहले हम सोल्व करते हैं। हमें चाहिए लेमडा, तरंग दैर्ध्य, तो ये लेमडा चला जाएगा ऊपर, एम सी आ जाएगा नीचे, तो एच अपॉन एम सी, एक इक्वेशन ये। यदि हम प्रकाश के वेग की जगह कण का वेग ले लें, यानी सी बराबर हम वी ले लें, तो यहां पर जो लेमडा है ये बराबर हो जाएगा एच अपॉन एम गुणा वी। एम क्या है? कण का द्रव्यमान, और वी क्या है? वेग। और एम और वी एक दूसरे के जब गुणा करेंगे एम और वी को, तो एक नया कारक आएगा पी, पी फॉर पोटेंशियल यानी संवेग। एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है। रिजल्ट ये निकला कि जो लैम्डा है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी, यानी तरंग दैर्ध्य वेग के व्युत्क्रमानुपाती है, और एक ये निकला लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पी, यानी संवेग के व्युत्क्रमानुपाती है। दो रिजल्ट ये निकले। अब अगर हम इस इक्वेशन को ध्यान से देखें तो लैम्डा किसकी होती है? तरंग की होती है, तरंग दैर्ध्य, और वी क्या होता है? कण का वेग। लैम्डा और वी एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हैं। इसका मतलब होता है कि जो प्रत्येक गतिशील कण है वो तरंग प्रकृति के साथ साथ कणीय प्रकृति रखता है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे के क्या होती है? व्युत्क्रमानुपाती होती हैं। तो देखो गतिशील कण तरंगीय प्रकृति के साथ साथ कणीय प्रकृति भी रखता है। ये है परस्पर, यानी एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती। होती है। इसका मतलब ये हुआ कि कणीय प्रकृति अधिक होगी
तो तरंग प्रकृति कम होगी, तरंग प्रकृति अगर अधिक होगी तो कणीय प्रकृति कम होगी। तो गतिशील कण तरंगीय प्रकृति के साथ साथ कणीय प्रकृति भी रखता है और ये एक दूसरे की क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती। ये हमने इससे रिजल्ट निकाला। अब जो तरंग दैर्ध्य है, अगर आपको दिक्कत हो रही है, मतलब यहां मेंशन कर देता हूं, लैम्डा यहां वेवलेंथ है, तरंग दैर्ध्य, पी यहां पोटेंशियल है, संवेग है, एम कण का द्रव्यमान और वी वेलोसिटी, कण का वेग। यदि हम डी ब्रोगली के सिद्धांत को गतिज ऊर्जा के संदर्भ में व्यक्त करें, ये जो डी ब्रोगली समीकरण है, ध्यान रखें, इसको क्या नाम देते हैं, डी ब्रोगली इक्वेशन, समीकरण। यदि हम डी ब्रोगली समीकरण को गतिज ऊर्जा के संदर्भ में व्यक्त करें तो क्या होगा, देखो, देखो एक इक्वेशन होती है, पहले यहां तक पहुंचते हैं, लैम्डा बराबर एच अपॉन पी। जो पी है, ये पी बराबर होता है रूट 2m गुणा ई। अगर ये वैल्यू रखे हैं तो लैम्डा बराबर हो जाएगा एच अपॉन रूट 2m ई। यहां पर ई क्या है, गतिज ऊर्जा। फिर यदि हम E की बात करें गतिज ऊर्जा की, तो गतिज ऊर्जा होती है E बराबर हाफ एम वी स्क्वायर। सबको पता है, जहां पर m कण का द्रव्यमान है, v उसका वेग है, यह किसके बराबर हो सकता है, E गुणा v के। तो इस कंडीशन में ये इक्वेशन एक और आ जाएगी, लैम्डा बराबर h अपॉन 2m, E की जगह रख देंगे ev का रूट। तो गतिज ऊर्जा के संदर्भ में अपने पास दो समीकरण ये और आ जाएगी। ये भी आप ध्यान रखें, हालांकि एनसीईआरटी बुक में नहीं है, लेकिन आपके जो बीएससी लेवल है और एमएससी लेवल है उसमें ये काम आएगी। तो यहां पर डी ब्रोगली के अनुसार द्रव्य की प्रकृति द्वैत होती है, वो तरंगीय प्रकृति के साथ साथ कणीय प्रकृति भी रखता है। जब द्रव्य की प्रकृति तरंगीय हो तो ऊर्जा प्लांक समीकरण से, और जब कणीय हो तो ऊर्जा आइंस्टीन समीकरण से दी जाती है। क्योंकि द्रव्य की प्रकृति द्वैत होती है तो दोनों इक्वेशन बराबर हो जाएगी और इससे हमें मिल जाएगी डी ब्रोगली का समीकरण, जहां पर लैम्डा तरंग दैर्ध्य, एच प्लांक नियतांक, एम कण का द्रव्यमान, वी उसका वेग और पी क्या है, उसका संवेग। यदि हम गतिज ऊर्जा के संदर्भ में इक्वेशन को डालें तो इक्वेशन कुछ ऐसी हो जाएगी। डी ब्रोगली का जो सिद्धांत है यह सैद्धांतिक रूप से सभी कणों पर लागू होता है, लेकिन प्रेक्षण केवल सूक्ष्म कणों का ही संभव है। क्योंकि यदि हम वृहद कणों की तरंग दैर्ध्य डी ब्रोगली के समीकरण से ज्ञात करें तो इतनी कम प्राप्त होती है कि जिसे ज्ञात करना संभव नहीं होता है। थोड़े अरेंज करते हैं बोर्ड को। तो ये मेंशन कर लेते हैं, यह सिद्धांत सैद्धांतिक रूप से सभी कणों पर लागू होता है। लेकिन प्रेक्षण, यदि हम इस सिद्धांत की हेल्प से यदि तरंग दैर्ध्य ज्ञात करना चाहते हैं तो प्रेक्षण केवल सूक्ष्म कणों का ही संभव है। अब देखो इसको हम प्रूव कर रहे हैं। मान लो एक हम ले रहे हैं सूक्ष्म कण,
उसकी लैम्डा निकाल रहे हैं, क्योंकि जो हम यहां पर फैक्ट लिख रहे हैं उसको प्रूव तो करना पड़ेगा। यहां हम ले रहे हैं एक वृत्त कण, सूक्ष्म कण का जो मास है वो मान लो 0.1 किलोग्राम, और सॉरी सूक्ष्म कण ले रहे हैं तो इसमें हम इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, और इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है 9.1 इंटू 10⁻³ किलो। वृत्त कण का मास हम ले लेते हैं क्योंकि बड़ा कण है, तो सपोज करो ये है 0.1 किलो। यहां प्लांक नियतांक दोनों में सेम रहेगा, 6.626 इंटू 10⁻³ जूल सेकेंड, यहां भी सेम ही है 6.626 इंटू 10⁻³ जूल सेकेंड। वेग दोनों का समान ले लेते हैं 10⁵ मीटर प्रति सेकेंड, इसका भी लिख लेते हैं वेग 10⁵ मीटर प्रति सेकेंड। अब हम निकालते हैं दोनों का लेमडा। लेमडा बराबर होता है H/m गुणा V, तो H हो गया 6.626 10⁻³ डिवाइडेड बाई m है इसका 9.1 इंटू 10⁻³ इंटू V है 10⁵। इसका जो लेमडा है वो हो जाएगा, H है 6.626 10⁻³ जूल सेकेंड अपॉन m है इसका 0.1 इंटू V इसका है 10⁵। अब देखो हम ज्यादा इसमें कैलकुलेशन के चक्कर में नहीं पड़ रहे हैं। यदि पावर 31 में से 5 जाएगी तो कितनी रह जाएगी 26, और ये जो पावर 26 है जब ऊपर जाएगी तो हो जाएगी प्लस, ऊपर है 34 में से 26 जाएगी तो कितना रह जाएगा 8, तो ये हो जाएगा लगभग 10⁻⁻8 मीटर इसकी तरंग दैर्ध्य। किसकी? सूक्ष्म कण की। वर्ग कण की तरंग दैर्ध्य जो है वो देखो, इनको हम छोड़ते हैं, 10⁵ जब ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, ऊपर है -34 और 5 ऐड होंगे तो -34 और 5 -39, ये क्या है अत्यंत कम, यानी इसको हम क्या मान सकते हैं नगण्य। इसका प्रेक्षण संभव नहीं, लिख देते हैं इतनी छोटी तरंग दैर्ध्य का प्रेक्षण संभव नहीं, ये ज्ञात नहीं कर सकते, इसीलिए, और ये छोटी तरंग दैर्ध्य है प्रेक्षण संभव, इसीलिए आप सैद्धांतिक रूप से इसको किसी भी कण पर लागू करो, लेकिन यदि डी ब्रोगली के सिद्धांत से आप तरंग दैर्ध्य निकालना चाहो तो केवल सूक्ष्म कण की संभव है, क्योंकि वृत्त कण की तरंग दैर्ध्य का मान इतना कम होता है जो लगभग नगण्य होता है, अर्थात ज्ञात करना संभव नहीं होता। अब हम आते हैं डी ब्रोगली सिद्धांत के महत्व पर, इसका इंपॉर्टेंस क्या है। डी ब्रोगली के सिद्धांत द्वारा हम बोर की सेकंड अवधारणा को प्रूव कर सकते हैं। डी ब्रोगली के अनुसार गतिशील कण की प्रकृति दोहरी होती है, अतः प्रत्येक कक्षा में गति करते हुए इलेक्ट्रॉन की, बोर ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन जिन वर्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाता है उनकी ऊर्जा क्या होती है, निश्चित होती है। इस प्रकार यदि प्रत्येक कक्षा में गति करते हुए इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निश्चित है तो उसकी तरंग दैर्ध्य भी निश्चित होगी। इस प्रकार इलेक्ट्रॉन उसी कक्षा में गति करेगा जिसमें पूरी n तरंगे हो। यदि पूरी n तरंगे नहीं है तो इलेक्ट्रॉन ऐसी कक्षा में गति नहीं करेगा, क्योंकि जब n तरंगे पूरी नहीं हो तो निश्चित तरंग दैर्ध्य वाला इलेक्ट्रॉन उस कक्षा में गति नहीं कर पाएगा। तो इसको मैं मेंशन कर रहा हूं, ब्रोगली के अनुसार प्रत्येक कण की, या हम सूक्ष्म कण ही ले रहे हैं, प्रकृति द्वैत होती है।
अतः कक्षा में गति करते हुए इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निश्चित होने के कारण तरंग दैर्ध्य, क्योंकि जब ऊर्जा निश्चित है तो तरंग दैर्ध्य भी निश्चित होगी। इसका मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन उसी कक्षा में चक्कर लगाता है जिसमें n पूर्ण तरंगे हों। मान लो ये एक कक्षा है जिसमें इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है, और ये दूसरी मान रहे हैं ये भी एक कक्षा है जिसमें इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है। इसमें सपोज करो तरंगे जो हैं वो पूरी हैं, और इसमें सपोज करो पूरी तरंगे नहीं है। आपस में क्रॉस कर रही है। अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन वर्ताकार पथ में गति करता है तो इस पथ की जो परिधि है जिसमें गति कर रहा है वो क्या होगी, 2πr। ये n तरंगों के बराबर है, और यहां पर जो 2πr है जिस कक्षा में गति कर रहा है उसमें पूरी n तरंगे नहीं है, यानी 2πr परिधि का जो क्षेत्रफल है वो n पाई के इक्वल नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन गति नहीं करेगा। जब इसके इक्वल है तो इलेक्ट्रॉन गति करेगा। अब देखो हम इसको कोरिलेट करते हैं डी ब्रोगली के सिद्धांत से। 2πr बराबर n इंटू लेमडा क्या होता है, h/mv। यदि मैं 2π को नीचे ले आऊं mv को ऊपर ले जाऊं तो mv गुणा में चला जाएगा r के बराबर, ये रह जाएगा nh, और 2π कहां आ जाएगा नीचे, तो mvr बराबर nh/2π। ये बोर की द्वितीय सेकंड अवधारणा है। बोर के अनुसार इलेक्ट्रॉन उन्हीं कक्षाओं में गति करता है जिसका कोणीय संवेग h/2π का पूर्ण गुणज हो, और डी ब्रोगली कहता है कि इलेक्ट्रॉन उसी कक्षा में गति करेगा जिसमें n पूरी तरंगे हों। अर्थात डी ब्रोगली के सिद्धांत द्वारा हम बोर की सेकंड अवधारणा की व्युत्पत्ति कर सकते हैं। तो यहां पर अपने क्वांटम यांत्रिकी मॉडल के विकास की पृष्ठभूमि में महत्वपूर्ण पॉइंट नंबर 1 डी ब्रोगली का सिद्धांत कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में नंबर 2 पॉइंट हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता के सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे, और उसके बाद हम क्वांटम यांत्रिकी मॉडल और श्रोडिंगर तरंग समीकरण के बारे में पढ़ेंगे। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।